आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 12 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नॉर्थ गजा में इजराइल के भयानक हमले। अल जजीरा ने लिखा, जलजले जैसी हिल गई जमीन, टुकड़ों में बट गए लोग। हमास की मिलिट्री विंग का दावा, नॉर्थ गजा में उड़ाया आईडीएफ का एपीसी व्हीकल, कंट्रोल सेंटर पर भी किया हमला। हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजराइल की बम बनाने वाली फैक्ट्री को उड़ाया, तेल अवीव पहुंचे ड्रोन, आयरन डोम रोक न पाया। इराकी मूवमेंट ने भी तेज किए हमले, गोलान हाइट्स में 2 इजरायली ठिकानों को किया टारगेट। निकारागुआ की हुकूमत ने इजराइल से खत्म किए हर तरह के रिश्ते, गजा में जारी जुल्म को लेकर नेतन्याहू हुकूमत को बताया फासिस्ट और जेनोसाइडल। और यूरोपीय यूनियन कर सकता है यूक्रेन को बिग थैंक यू, हथियार सप्लाई करने से इनकार मुमकिन, स्लोवाकिया ने सबसे पहले कर दिए हैंड्स अप। चलिए जरा देखते हैं कि आज दुनिया की बड़ी खबरों में, बड़ी हेडलाइंस में क्या है। गजा में बेघर लोगों पर इजराइल का जुल्म जारी है। नॉर्थ गजा का जबालिया कैंप हल्के हल्के कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने यह बताया है कि नॉर्थ गजा के जबालिया शहर और जबालिया रिफ्यूजी कैंप में पूरे दिन इजराइल के हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए। इजराइल का दावा है कि उसका मकसद हमास को फिर से संगठित या रीग्रुप होने से रोकना है, यानी कि वो नए लड़ाके भर्ती करके फिर से हथियार ना उठा पाए। ये सब कुछ जबालिया और नॉर्थ गजा के बाकी इलाकों में हो रहा है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के स्पोक्स पर्सन महमूद बासल ने बताया कि जुमे की रात 9:40 से पहले हुए हमले में औरतों और बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग लापता हैं। मुमकिन है कि वो सभी मलबे के नीचे दबे होंगे। इस धमाके से पहले नॉर्थ गजा में एजेंसी के डायरेक्टर अहमद अल कहलूत ने कहा था कि कई हमलों में 18 लोग मारे गए हैं। इसमें कैंप में 8 स्कूलों पर हुए हमले भी शामिल थे। यहां बेघर हुए लोग आसरा लेकर रह रहे थे। खबरों के मुताबिक इन हमलों का निशाना बने लोग टुकड़ों में अस्पताल पहुंचाए गए। इस बारे में अलग से जो अपडेट्स आती हैं वो अल जजीरा में आई हैं। अगली हेडलाइन रॉयटर्स से है, जिसमें लिखा है कि निकारागुआ ब्रेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। एक छोटा सा मुल्क है निकारागुआ, इसने इजराइल और नेतन्याहू के मुंह पर बड़ी चोट मारी है। सेंट्रल अमेरिका का ये देश निकारागुआ, इसने इजराइल से हर तरह का रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। गजा पर लगातार हो रहे इजराइल के जानलेवा हमलों से नाराज होकर निकारागुआ ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। निकारागुआ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं रोसारियो मुरिलो, उन्होंने इजराइल की नेतन्याहू हुकूमत को फासिस्ट और जेनोसाइडल यानी फांसीवादी और नरसंहारक करार दिया है। हालांकि इसे इजराइल से 11,965 किलोमीटर दूर बसे निकारागुआ का तंग नजरिया माना जा सकता है, क्योंकि इजराइल के आसपास बसे अरब और मुस्लिम ममालिक को गजा में 42,000 मौतों के बाद भी ना तो नेतन्याहू की हुकूमत फासिस्ट नजर आती है और ना ही जेनोसाइडल। तो फिर निकारागुआ को क्यों आई? शायद इसीलिए अरब ममालिक इजराइल से अपने रिश्ते अभी तक खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इजराइल में फासिस्ट और जेनोसाइडल जैसा कुछ भी नजर नहीं आया। बढ़ते आगे, इजराइल ने 48 घंटे में दूसरी बार लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जिसे यूनिफिल कहा जाता है, उस पर हमला किया था कुछ घंटे पहले। अल जजीरा के मुताबिक जुमे को यूनिफिल ने हमले की यकीन दहानी कराई, कंफर्मेशन की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने नाकोरा शहर में उनका जो HQ है, हेडक्वार्टर्स है, उस पर हमले किए, गोले दागे। 2 पीस कीपर्स घायल हुए। ये इंडोनेशिया के या अभी श्रीलंका के बताए जा रहे हैं। जुमेरात को यूनिफिल पर पहला हमला हुआ था इजराइल का। इसमें इंडोनेशिया के 2 मेंबर जख्मी हुए थे। इंडिया टुडे के मुताबिक यूनिफिल में हमारे भारत के भी 600 फौजी तैनात हैं। ये बड़ी फिक्र की बात है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि पीस कीपिंग फोर्स की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। मैं कहता हूं, उठा के गोला मारो इजराइल पे, आए होश ठिकाने औकात पे आ जाएगा। करेंगे। हमले के बाद इजराइल ने कहा कि उनकी फौज को आईडीएफ को इस इलाके में खतरे की इत्तला मिली थी। अटैक से पहले यूएन के मेंबर्स, कर्मचारियों को वार्निंग दी गई थी, इजराइल कहता है। अमेरिका के सदर भी इस हमले से परेशान हो गए। जो बाइडेन साहब बोले, इजराइल से अपील करता हूं, हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ो, लेकिन यूएन पीस कीपर्स पर हमले ना करो। काश वो ये कहते कि हमास से लड़ाई लड़ो, लेकिन गजा के मासूम और बेगुनाह लोगों पर बम मत बरसाओ, वो बम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। खैर, चलिए डायरेक्ट देखते हैं क्या क्या छिपा है स्क्रीन पर।
پہلی خبر یہ کہتی ہے، ذرا حملوں کی خبر ہے، پہلی خبر یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ نے اپنے آپریشن کو ایسکیلیٹ کر دیا ہے، فل اسپیڈ میں آگے بڑھا دیا ہے، اور اس نے ایک ایکسپلوسیو فیکٹری، ایک وسفوٹک فیکٹری، بم وغیرہ یہ سب بارودی سامان بنانے والی فیکٹری اسرائیل کی جو حائفہ میں ہے، اس پر ٹارگٹ کیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ آپریشن اس نے لبنان اور غزہ کے بے گناہ لوگوں کی دفاع میں چلایا ہے۔ اسرائیل پر اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے۔ یہ آج سیٹرڈے میں، سنیچر میں، 12 اکتوبر میں، جو ارلی اور تھے صبح صبح کا وقت، تب یہ آپریشن حزب اللہ نے سٹارٹ کیا اور اس میں کئی جگہ حملے کیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں پورا آپریشنز کا اوور ویو دیا گیا ہے۔ آپ ٹائمنگ دیکھیے، اس میں لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں گے پوری ٹائم ٹیبل ہے، صبح 1 بجے 1 AM پر، یعنی جب رات ہو رہی تھی، 12 اکتوبر لگ چکی تھی، تب انہوں نے حملہ کیا الجرادہ ملٹری بیس پر، راکٹ داغے۔ 1:30 بجے جو ہے انہوں نے اسرائیل کے ہوما ملٹری بیس پر حملہ کیا، صبح 2:10 پر زارد بیرک پر کیا، صبح 3:45 پر ملیا جو بیس ہے وہاں پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا صبح 3:50 پر رامیا ملٹری بیس پر کیا، صبح 4:15 بجے خبرت زارد بیس پر کیا۔ اس کے علاوہ صبح 6 بجے 7200 بیس جو ساؤتھ آف حائفہ میں، وہاں حملہ۔ بڑی لمبی فہرست ہے، پورا ایک ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ یہاں ہم نے حملے کیے۔ اب لوگ پوچھیں گے اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ جنگ ہے بھائی، اپنے اپنے قوت کے حساب سے لڑ رہے ہیں دونوں لوگ، جن کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ داغ رہے ہیں۔ فی الحال یہ ایک المیادین نے ڈرون کا شاٹ بھی شیئر کیا ہے، اور المیادین نے بتایا ہے کہ یہ ڈرون بالکل ٹیل اویو جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، اس کے قریب، اس کے نارتھ کے علاقے میں پہنچے اور ایک بلڈنگ کو، ہرزیلیا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا۔ 2 ڈرون پہنچے تھے حزب اللہ کے ایکسپلوزیوز لیے، ان میں سے 2 میں سے صرف ایک کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ کر پایا، مار کے گرا پایا، دوسرا جا کر ہٹ ہوا، یہ بتایا گیا۔ تو آئرن ڈوم مکمل طور پر تو نہیں، لیکن پارشلی فیل ہو رہا ہے، یہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ اگلی خبر المیادین سے آپ دیکھ لیجئے، عراقی ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ بھی لگاتار اپنے حملے تیز کر رہا ہے۔ گولانی ہائٹس میں جو سیریا کا آکوپائیڈ علاقہ ہے اسرائیل کے پاس، وہاں پر 2 سائٹس پر انہوں نے حملے کیے جہاں اسرائیلی ملٹری کی گیدرنگ تھی، اور ادھر سیریا میں کونوکو آئل فیلڈ جو ہے وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر امریکہ کا اڈا ہے، لگاتار اسرائیل اور اسرائیل سے نسبت رکھنے والے جو امریکہ ہیں ان کے بھی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیرین گیس فیسلٹی لانچڈ میزائلز ٹورڈ دا ساکیر آئلینڈ ایریا، ناردرن دیر ایزور ہے، یہاں پر بھی یہ داغے گئے ہیں اور RPG وغیرہ بھی استعمال کیا گیا۔ حماس کی القسام بریگیڈ، انہوں نے بھی کچھ حملے کیے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک APC بیت لاہیہ میں، غزہ کے بیت لاہیہ میں تباہ کی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ زائرم ایکسس کے پاس شیلز داغے ہیں جس میں کچھ فوجی اسرائیل کے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بیت لاہیہ جو کہ ناردرن غزہ میں ہے، اس میں ایک آرمرڈ پرسنل وہیکل IDF کا APC، اس پر جو ہے حملہ کیا گیا یاسین 105 شیل سے اور شہباز IED سے، اسے تباہ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی نیٹ زائرم ایکسس میں نارتھ آف غزہ میں 60 mm مارٹر شیلز داغ کر بھگدڑ مچائی گئی IDF کے سینکوں میں، اور انہیں زخمی بھی کیا گیا۔ زیادہ بڑا چڑھا کہ میں نہیں کہوں گا اتنے مار دیے اتنے مار دیے، پھر جھوٹ کا میں آپ کو پروف کہاں سے دکھاؤں گا، کیونکہ میں تو پروف کے ساتھ نیوز دیتا ہوں۔ باقی آپ کو جہاں مرتے ہوئے مل رہے ہیں اور لوگ ملنا چاہیے، آپ سنیے۔ میں 1% لوگوں سے کہہ رہا ہوں سوال اٹھاتے ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کو ہیڈ لائن نہیں دکھا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اخبار تو چھاپیں گے نا، المیادین تو چھاپے گا نا، الجزیرہ تو چھاپے گا نا، نہیں چھاپ رہے ہیں اس کا مطلب وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں چیزیں۔ کیونکہ یہ جب چھپ گیا یہ ہم لوگ کا، تو وہ بھی چھپ جائے گا، کیا دقت ہے اگر ہوگا۔ یہ ایک جرنلسٹ ہیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں، غزہ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، حسام شباد، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سر پکڑے ہوئے، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ میرا دوسرا برتھ ڈے ہے اس غزہ کے جینوسائیڈ کے دوران، اور میری کوئی خواہشیں نہیں ہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے جنگ، یہ ختم ہو جائے۔ اور ان کا ایک دوست ہے فادی، اس کے بہت بری چوٹ لگی، یہ چاہتے ہیں اس کا باہر علاج ہو جائے، اسے باہر نکال دیا جائے، اور میں واپس اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں جن سے میں مہینوں سے نہیں ملا۔ یہ خواہشیں، بس اتنے سے خواب ہیں غزہ کے لوگوں کے، یہ خوشیوں کے مقام ایسے بدل گئے۔ کل جو نارتھ غزہ میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کچھ ایسے ہیوی بامز کے ساتھ کیا ہے کہ الجزیرہ کو یہ لکھنا پڑا کہ جو 22 لوگ مرے ہیں
गजा में, नॉर्थ गजा में, वो उन्होंने मरने से पहले एक अर्थक्वेक फील किया है, क्योंकि जो जिंदा बचे हैं उन्होंने ये बताया कि पूरी जमीन हिल गई। इतने बड़े हैवी या बहुत खतरनाक नए किस्म के बॉम्ब इजराइल ने यूज किए हैं कि पूरी जमीन हिल गई। अर्थक्वेक, सबसे पहले लफ्ज अल जजीरा ने अर्थक्वेक लिखा है। क्या बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है भाई इजराइल? क्या यहां कहां बंकर बस्टर क्या कर रहा है, क्या इस्तेमाल? मैसिव इजरायली स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न गाजा की 22 लोगों की जान ले ली इन बमों ने। और इसके अलावा रेड क्रॉस रिसीविंग ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम द हेल्प आफ्टर इजरायली इवैक्यूएशन। इन्होंने कहा है कि पूरा इलाका खाली करो, पूरा नॉर्थ, लाखों लोग हैं और रेड क्रॉस को लगातार कॉल्स मिल रहे हैं, मदद मांग रहे हैं लोग। ये बताया गया है कि रॉकेट भी फायर्ड हुए हैं इजराइल की तरफ। गजा से भी हमले लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी फाइटर्स जो हैं उन्होंने मोर्टार्स, आईईडीज जबालिया में इस्तेमाल की हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। जबालिया में कैजुअलिटीज हुई हैं। हॉस्पिटल में लोग या तो पीसेस में पहुंचे हैं, टुकड़ों में, या खून में लथपथ, सोक्ड इन ब्लड। समझा? ये सब चल रहा है। अल जजीरा की एक और हेडलाइन है कि इजराइल टारगेट्स यूएन इन साउथ लेबनान, टर्न्स नॉर्दर्न गजा इनटू रूइंस। वो जो दोनों बातें हैं उनका एक जुज है कि साउथ लेबनान में उसने यूएन पर हमला किया इजराइल ने, और नॉर्थ गजा को खंडरों में तब्दील कर दिया। इस पूरी खबर को आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ यही नजर आएगा कि कोई एक ऐसी फोर्स है इजराइल जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे जुल्म करने की छूट दे दी गई है, कहीं भी बस उसे मारना है। लोग इजराइल को किलिंग मशीन कहने लगे। क्या यह जंग कहलाई जा सकती है? दिस इज अ प्योर कॉन्फ्लिक्ट। जंग में तब मानूंगा जब गजा के लोगों को अमेरिका हथियार दे, ना कि इजराइल को। इजराइल के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और हथियार बहुत है। जंग वहां होती है। हम जब बचपन में थोड़ा बहुत लड़ते भी थे ना, स्कूल में ऐसी वाली फाइट, रेसलिंग देखते थे, तो कभी भी कमजोर लड़के के साथ फाइट नहीं की। अपने से मजबूत के साथ लड़े या अपने बराबर वाले से, क्योंकि कमजोर को अगर हमने हरा भी दिया तो कोई हमारे लिए बक्का पर ताली नहीं बजाता था। जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन फिर भी गजा में कोई हार नहीं रहा। 1 साल से जंग चल रही है। कोशिश थी हराने की, लेकिन अभी नतीजा कोई नहीं निकला है। खैर सर, 2 हेडलाइन और 2-3। वॉर क्राइम कहा है यूएन ने इजराइल को, जो मेडिकल सेंटर्स गजा के, जरा तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम देखिए। क्या मेडिकल, ये बेड पड़े हैं पेशेंट्स के, ये अस्पतालों के रूम थे, यहाँ इलाज चलता था, ये बम मार के गिरा दिए, बिल्कुल तबाह कर दिए गए। बाहर लोग मरेंगे, जख्मी होंगे, अंदर आके इलाज नहीं मिलेगा, अस्पताल पहले से तबाह है। तो यूएन ने इन मेडिकल सेंटर्स को तबाह करने के लिए आज 12 अक्टूबर को बोला है। ये सब वॉर क्राइम है इजराइल के। लेकिन आप कर क्या रहे हो वॉर क्राइम बोल के? आपको हक क्या है अगर आप कुछ सजा नहीं दे सकते? आपकी सुन कौन रहा है? हाँ, सद्दाम, गद्दाफी, इनके खिलाफ बोलते तो फौरन चचा इस पर रिएक्ट करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। आरटी ने एक हेडलाइन लगाई है, यूरोपीय यूनियन कंट्री टेल्स यूक्रेन इट वोंट सप्लाई मोर आर्म्स। यूरोपीय यूनियन में अब यूक्रेन को लेकर एक अलग माहौल बनने लगा है। एक कंट्री ने हैंड्स अप कर दिए हैं, सॉरी आई एम नॉट प्लेइंग, अब नहीं खेलूंगा मैं। कहा है कि यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, और इस कंट्री का नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया हैज नो मोर वेपन्स टू स्पेयर फॉर कीव, द फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड। स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब कीव के लिए, यूक्रेन के लिए हमारे पास और हथियार नहीं है, जितने देने दे दिए, तुमने किया क्या है, कर क्या पा रहा है? तो यूरोपीय यूनियन में भंडला होने लगा है। अब देखो आगे आगे क्या क्या होता है आगे, और पूरा यूरोपीय यूनियन भी बिग थैंक यू बोल दे। चाइना ने पाकिस्तान अपने इन्वेस्टिगेटर्स, अपने जांचकर्ता भेजे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी 2-3 रोज पहले एक सुसाइड अटैक हुआ था चाइना में, और उसमें पाकिस्तान में, और उसमें चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे जो पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे थे। तो अब चाइना ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग भेजे हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्या उन्हें पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं था या कुछ और बात है? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा हेडलाइन शो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।